नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप कि आप सब बहुत स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा आप जानते हैं कि दुनियादारी का एक नया सीरीज हमारे इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। इस सीरीज का दूसरा एपिसोड यानी दूसरा वीडियो या दूसरा लेक्चर्स आपके सामने उपलब्ध है। इसका नाम ही हमने रखा है दुनियादारी, किताबें ज़िंदगी बदल देगी। और इस दूसरे एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सेक्स एजुकेशन के बारे में। वैसा एजुकेशन जो हमारे सारे लोगों के लिए ज़रूरी है। भारत वो देश है जिस देश ने पूरी दुनिया को बताया कि यौन संबंध, सेक्स क्या होता है। उस पर पूरी एक बड़ी किताब लिखी गई, कामसूत्रा। उस समय लिखी गई जिस समय दुनिया के लोगों को ये पता भी नहीं था। लेकिन आज वही देश भारत इन ज्ञान के बिना और इसकी जानकारी के बिना, या यूं कहें कि इसकी जानकारी में बहुत सारे अफवाहें, मान्यताएं और कई तरह की अन्य बातों को समझ करके गलत डायरेक्शंस में चीज़ों को समझ रहे हैं। उस डायरेक्शंस को हमें मोड़ना होगा, हम सबको मिलके मोड़ना होगा। तो चलिए बात करते हैं यह सेक्स एजुकेशन जो सबके लिए ज़रूरी है। और ये किताबें ज़िंदगी बदल देगी का टाइटल इसलिए है क्योंकि ये हमने किताब से ही लिया है। और वो जो बुक है वो है बिहार बोर्ड की। अगर आप बात करेंगे तो क्लास 8 की जब आप साइंस पढ़ेंगे, क्योंकि जब बच्चे हमारे स्टार्टिंग में बड़े होने लगते हैं तो वहीं से ज़रूरी है कि उन्हें एक अच्छी सेक्स एजुकेशन दी जाए। कई बार बात तो होती है कि क्या स्कूल में यौन शिक्षा ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है और हमारी पूरी सिस्टम ने उसे दिया भी है। बस सर यही प्रॉब्लम हुई कि वहाँ स्कूल में हम अपने बच्चों को इस तरह से बता नहीं पाते हैं, अच्छे से समझा नहीं पाते हैं। तो क्लास 8 बिहार बोर्ड, और अगर आप NCERT की बात करेंगे तो भी क्लास 8 अध्याय 10 चैप्टर का नाम है किशोरा अवस्था की ओर। जबकि हमारे बिहार बोर्ड क्लास 8 चैप्टर नंबर 17 और इसका नाम है किशोरा अवस्था की ओर। और नीचे ब्रैकेट में लिखा है अब आप बड़ी हो रही हैं और अब आप बड़े हो रहे हैं। तो यहीं से शुरुआत करती है हमारी व्यवस्था, हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों को ट्रेन करने की कि आपके अंदर जो ये चीज़ें हो रही है वो एक बायोलॉजिकल है। आप इसे अन्यत्र समझ करके जल्दबाजी में उस नाजुक एज में आप कई गलत डिसीजन, गलत कदम उठा लेते हैं, वो ना उठाएं। और हम सभी पेरेंट्स, गार्जियंस, टीचर्स की भी जिम्मेदारी है कि जब हमारा बच्चा उस एज में आए तो हम उसे अच्छे से बताएं, समझाएं। और अगर आप डायरेक्टली नहीं बात कर पाते हैं तो आप इन किताबों के माध्यम से, इसके माध्यम से, इस लेक्चर्स के माध्यम से, इसमें बताई गई बातों के माध्यम से बच्चों को बता सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वो जो चैप्टर है 17 बिहार बोर्ड का, उसमें साफ लिखा है किशोरा अवस्था की ओर और अब आप बड़ी हो रही है और अब आप बड़े हो रहे हैं की बात करती है। अक्सर लोगों को लज्जा आती है, शर्म आती है कि हम सेक्स पे क्या बात करें, इस पे क्या बात करें, जो इसमें क्या है। तो हम या पूरी सिस्टम या पूरी व्यवस्था अगर इस तरह की बात सोचते हैं तो ये गलत है। हमें बच्चों को सही नॉलेज पहुंचाना चाहिए ताकि बच्चे जानकारी के अभाव में कुछ गड़बड़ ना करते। ठीक है, तो बात शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर से शुरू करता है। चैप्टर कहता है कि राधा 6ठी कक्षा में थी तब रमन 10वीं कक्षा का छात्र था। रमन 3 वर्षों बाद इलाहाबाद से लौटा तो राधा उसे देखकर दंग रह गई, क्योंकि रमन पहले से अधिक लंबा हो गया। उसके चेहरे पे मूछ, दाढ़ी आ गई, आवाज भी बदल गया। राधा सोचने लगी आखिर ये बदलाव कैसे हुआ, क्यों हुआ। रमन से पूछने की बात मन में आती लेकिन फिर वो शर्मा जाती। ये जो हमारे बच्चे हैं, खास करके लड़कियां, और हम पेरेंट्स भी उनके साथ भेदभाव करते हैं कि उन्हें सच नहीं बताते। और उन्हीं के एज से किसी दूसरे लड़के लड़कियों से जब उन्हें ये सब अफवाहें और अलग गलत जानकारी मिलती है तब वो कहीं ना कहीं अपने और अपने परिवार के मानसिक, शारीरिक, साथ ही साथ माहौल को खराब करते हैं। तो इस अवस्था में बालक और बालिकाओं की शारीरिक बनावट में जो परिवर्तन और वृद्धि का विकास है वो देखा जाता है। और उसी अवस्था को कहते हैं हम लोग किशोरा अवस्था। देखिए, किशोरा अवस्था काफ़ी तीव्र वृद्धि और विकास वाला एज है जिसमें बालक या बालिकाएं दोनों काफ़ी ओतप्रोत होते हैं, क्योंकि उनके बॉडीज में बहुत सारे हार्मोन्स, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही होती है। इसको एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि जैसे लोहा को आसानी से आप तोड़ नहीं सकते, पिघला नहीं सकते,
लेकिन जब उसे आप गर्म करते हैं तो लोहार उसे गर्म करके आसानी से कोई भी चीज़ें बना सकता है पीट पीट करके। ठीक उसी तरह भगवान जब हमारे बच्चों को, हम सबको, सभी मनुष्य को जब क्रिएट करते हैं और उनके बॉडीज़ में जब कोई चीज़ नया बनाते हैं तो उनके अंदर उसी तरह की गर्माहट होती है, उसी तरह की गर्मी के कारण वो खुद ही परेशान होते हैं। और उस एज में सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है एजुकेशन की और करियर की। और उस एज में बच्चा काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासेज में होता है, जैसे 10th 12th में। तो करियर की बड़ी जिम्मेदारी के बीच इसकी जो शारीरिक संरचना का जो गर्माहट है वो कहीं ना कहीं दोनों आपस में टकराकर एक नया मोड़ ले लेता है। तो यहाँ पे हाईलाइट किया मैंने कि मनुष्य में 11 वर्ष से 19 वर्ष तक की आयु में तीव्र गति से विकास एवं वृद्धि होता है। मनुष्य का जीवन काल मुख्य रूप से 4 अवस्थाओं से गुजरता है। पहली अवस्था शैशव अवस्था होती है ना, जो जन्म से 5 वर्ष के आसपास होती है। और जो दूसरी अवस्था होती है वो चाइल्डहुड एज होता है, जो 6 वर्ष से लेके 11-12 वर्ष के आसपास होती है। और 11-12 वर्ष से लेकर के 18-19 या कई बालकों में 20-21 साल की अवस्था को किशोरा अवस्था कहते हैं, जो एज में बच्चा काफ़ी क्रिएटिव हो जाता है, चीज़ों को जानने के काफ़ी उत्सुक रहता है, उसके बॉडी में कई परिवर्तन हो रहे होते हैं। इस वजह से दिमाग में, शरीर में कई प्रकार के हार्मोन्स बदल रहे होते हैं, हार्मोन्स निकल रहे होते हैं। तो इस वजह से भी वो काफ़ी चिंतित, तनाव मुक्त, भय मुक्त रहता है। और उसी में उसकी करियर, टीचर्स, पेरेंट्स की जिम्मेदारी इतनी ऊपर उसके हावी होने लगता है कि वो अपना संतुलन खोने लगता है। तो इस अवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। इन्हीं परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है इस एज में वो होती है जनन परिपक्वता। अब मनुष्य में जनन यानी प्रजनन करने की जो क्षमता और योग्यता है वो 12 वर्ष के बाद से शुरू होता है, चाहे लड़का हो या लड़की। और उस एज में ईश्वर हमारे शरीर में बायोलॉजिकली, जो हम कहते हैं कि हमें सबको ईश्वर ने बनाया, तो बायोलॉजिकली शरीर में काफ़ी चेंजेस होते हैं, क्योंकि हम जनन के लिए तैयार हो रहे होते हैं। ठीक है, तो किशोरा अवस्था के किशोरों एवं किशोरियों को इस एज में टीनेजर्स भी कहा जाता है। और यह अवस्था बाल्यावस्था प्रौढ़ा अवस्था के बीच का काल है, और इसे संक्रमण काल भी लिखता है हमारा किताब। संक्रमण काल लिखता है, इसका मतलब काफ़ी ट्रांजिशन पीरियड हुए, और इस पीरियड में हमारे बच्चे के अंदर जो जितने चेंज होते हैं उससे वो काफ़ी प्रभावित होते हैं, काफ़ी उन्हें प्रॉब्लम्स भी होती हैं। लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा किशोरा अवस्था का प्रारंभ 1-2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाता है। अक्सर हम देखते हैं, हम लोग भी क्लास में, कि जो मेरे साथ लड़कियां पढ़ रही है वो उनका शरीर मेरे से कुछ ज़्यादा ही डेवलप हो जाता है, यानी कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में डेवलपमेंट थोड़ा तेज़ी से होता है। इस वजह से आपकी सेम एज के लड़का और लड़कियों में काफ़ी आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। ये आप लोग भी अपने ज़माने में, या अभी आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप ज़रूर इस फ़र्क को समझते हो। तो इस अवस्था में जो होने वाले परिवर्तन है उसे यौवन आरंभ का संकेत होता है, यानी कि जवान या जवानी का संकेत होता है। ठीक, लड़के तथा लड़कियों में जनन क्षमता का विकसित होना इस एज का यानी किशोरा अवस्था का सबसे महत्वपूर्ण काम है। और अंतिम अवस्था यानी 18-20 साल के आसपास आते आते हमारा जो बच्चा होता है, लड़का या लड़की, जनन क्षमता के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। देखिए, ये शिक्षा जब तक हम उन्हें नहीं देंगे तो वो अपने मर्जी से कुछ ना कुछ रॉन्ग डिसीजन लेंगे ही लेंगे। हम उन्हें क्लियरली समझाएं कि जैसे मम्मी खाना बनाती है, तो खाना जब बनना शुरू होता है तो पहले आप प्याज, मसाले ये सब भूनते हैं, फिर उसमें चीज़ें डालते हैं और धीरे धीरे धीमे आंच पे पकता है, और जब फाइनली पक के उतरता है, ठंडा थोड़ा होता है, तब खाते हैं तो टेस्टी होता है। लेकिन क्या प्याज भूनने और मसाला देने के बीच में अगर उसे कोई खाने लगे तो वो सही नहीं होता। इसलिए हम अपने बच्चों को समझाएं कि जब हमारा शरीर पूरी तरह से जनन के लिए तैयार हो जाता है, जब हम पूरी तरह से यौवन में आ जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, उसके बाद जब हमारा एक सामाजिक रूप से किसी के साथ विवाह होता है या फिर हम किसी के साथ फिजिकल होते हैं, तो वो एक सही तरीका है। वरना जब चीज़ें पूरी तरह बनी नहीं और आप उसे यूज करने लगेंगे तो आधे अधूरे आपको बहुत सारे दुख, दर्द, कष्ट, साथ में बीमारियों के साथ आपको काफ़ी कुछ झेलना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हम अपने बच्चों को बताएं ताकि हमारे बच्चे इस उम्र में गलती ना करें।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किशोरा अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं उसे बच्चे काफ़ी घबरा जाते हैं। क्या क्या परिवर्तन होता है और क्यों होता है वहाँ फटाफट हम देखते हैं। पहला परिवर्तन होता है लंबाई में वृद्धि होती है। तो बच्चा जब 11-12 साल से 20 साल के बीच में रहता है तो उसमें लंबाई में वृद्धि होती है, हड्डियों में तेज़ी से परिवर्तन होता है, पैर हाथ सब लंबे होने लगते हैं। बच्चा देखिएगा कपड़े बहुत ज़्यादा छोटे होने लगते हैं बच्चे का। तो लंबाई में वृद्धि एक प्राइम लक्षण है किशोरावस्था का। दूसरा जो लक्षण हम देख पाते हैं वो लक्षण देखते हैं कि जो हमारा बालक है उसकी शारीरिक बनावट में, तो शारीरिक बनावट में देखेंगे कि जो बालक होता है उसका कंधा फैल जाता है, लड़कों का सीना चौड़ा हो जाता है, लड़कियों के कमर के निचले भाग की चौड़ाई बढ़ जाती है। तो लड़कियों जो महिलाएं होती है, लड़कियां होती है, जो बच्चियां होती है, जब वो 11-12 साल के आसपास से जब गुजरने लगती है, ऊपर जाने लगती है, तो उसकी कमर की चौड़ाई बढ़ जाती है क्योंकि उसके अंदर रिप्रोडक्शन सिस्टम बन रहा होता है। लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा मांसपेशियां गठीली हो जाती है, कांख में बाल निकल जाते हैं, लड़कों के सीनों में तथा शरीर में भी त्वचा पर बाल निकलने लगते हैं। और जब पहली बार जब मैं भी उस अवस्था में था या आप सब होंगे तो ये सब चीज़ें जब होती है तो बड़ा अजीब लगता है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्यों हो रहा है। लड़कियों के स्तन का उभार दिखने लगता है। देखिए अगर 10 साल 11 साल से नीचे 7-8 साल के लड़का लड़की हैं तो दोनों को सेम कपड़ा पहनाए पता ही नहीं चलेगा कि लड़का कौन है लड़की कौन है। जब बच्चा पैदा होता है तो अस्पताल में आप कोई चिन्ह या निशान देख करके बता सकते हैं कि लड़का है कि लड़की है, लेकिन अगर अच्छे कपड़े दोनों पहन ले सेम लड़का और लड़की तो आपको पता नहीं चलता। तो प्राइमरी जो हम लोग पता करते हैं वो उसके बॉडी के चिन्ह और निशान को देख के, और सेकेंडरी जो पता करते हैं वो इन सारे लक्षणों को देख के पता करते हैं। तो लड़कियों के कमर की चौड़ाई बढ़ना, लड़कियों के स्तन का उभार स्पष्ट रूप से दिखाई देना, ये सारे परिवर्तन दिखते हैं और हमें क्लियरली लड़का लड़की को ये चीज़ बताना चाहिए कि ऐसा ऐसा होता है, ये हमारा बायोलॉजिकल है। तीसरा है स्वर में परिवर्तन। स्वर का मतलब आवाज़। लड़कियों की आवाज़ और पतली और तीव्र होने लगती है, जबकि जो लड़का है उसका आवाज़ कर्कश मोटा होने लगता है, क्योंकि ये जो लैरिंग्स और फैरिंग्स जो है, यहाँ पर जो हड्डियाँ बनी है, जो नली है, वो हमारा जो है वो विकसित होकर के बड़ा होने लगता है। गाँव घर में लोग कहते भी हैं कि इसका कंठ फूट गया, अब ये बड़ा हो गया है ना। उसके बाद जो चौथा डेवलपमेंट देखने को मिलता है वो स्वेद तथा तेल ग्रंथियों तथा जननांगों में, यानी कि चेहरा, ये जो चेहरा है जब किशोरावस्था में बालक होता है तो चेहरे पे फुंसियाँ, कील मुहासे निकलने लगते हैं और हल्का हल्का दाग धब्बे भी दिखने को मिलते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में गर्मी इतनी तेज होती है हार्मोनल के वजह से कि वो गर्मी के कारण जो हमारा स्किन है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो वो छोटे छोटे डॉट्स के रूप में निकल जाते हैं। उसके बाद किशोरावस्था के अंत तक मानव जननांग पूर्ण रूप से विकसित होकर परिपक्व हो जाता है और लड़कों में शुक्राणु का उत्पादन शुरू हो जाता है, जो स्वप्न दोष के रूप में परिलक्षित होता है। अब देखिए कोई भी लड़का के लाइफ में ये स्वप्न दोष बड़ा ही एक अजीबोगरीब इंटरेस्टिंग फैक्ट है और लड़के समझते नहीं हैं। ये जो स्वप्न दोष है क्या है, देखिए जब लड़का किशोर अवस्था में होता है, जब उसकी पूरी जनन प्रोसेस बनने लगती है तो जनन प्रोसेस में उसके अंदर शुक्राणु बनते हैं, और शुक्राणु बनते हैं, जब कोई चीज़ बनता है तो उसका एक स्टोर होता है और स्टोर भी एक क्षमता तक होती है। जब स्टोर फुल हो जाएगा तो फिर या तो बाहर जाएगा, तो उसी का एक हिस्सा है स्वप्न दोष। तो जब लड़का किशोरावस्था में आता है, जब उसके अंदर जनन प्रोसेस बनने के क्रम में शुक्राणु बनने लगती है, शुक्राणु वृषण के अंदर, जिसे अंग्रेजी में टेस्टिस कहते हैं, उसे स्टोर हो जाता है और फिर जब वो भर जाता है तो लड़कों को रात में एक स्वप्न दोष आता है, और उस स्वप्न दोष में एक्चुअली वो क्या होता है कि वो उसके स्पर्म चूंकि भर गए हैं तो वो जगह खाली करने के लिए वो उसके जो लिंग है उससे बाहर निकल जाता है रात में, और इस चक्कर में जब वो बाहर सुबह उठता है बच्चा तो वो भींगा हुआ महसूस करता है, तो उसे लगता है ये मुझे बीमारी है, ये रोग है। ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट एज अ बायोलॉजिकल चेंज, जस्ट एज अ बायोलॉजिकल सिस्टम। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा, हम सभी बच्चों को समझाना भी होगा हम सबको कि हमारी बच्चे में ऐसा क्यों हो रहा है, ये बायोलॉजिकल कारण है। उसके बाद किशोरियों में यानी लड़कियों में अंडाशय परिपक्व होकर अंडाणु का निर्माण होने लगता है। ठीक उसी तरह लड़कियों में जो जनन क्षमता बनती है उसके अंदर लड़कियों में अंडा उत्पन्न करने की क्षमता बन जाती है, और जब वो अंडा उत्पन्न होता है तो उस अंडा को शुक्राणु से मिलना होता है। लेकिन लड़कियां अभी कुंवारी है, विवाह शादी हुई नहीं है, तो किसी मेल पार्टनर के साथ उसका निषेचन नहीं हो सकता, तो फिर वो अंडा क्या होता है, जब कोई चीज़ बना है तो वो टूटता भी है। तो अंडा बनता तो है, लेकिन जब वो किसी शुक्राणु के साथ नहीं मैच होता है, चूंकि लड़कियां कुंवारी है, तो फिर वो अंडा टूट करके
एक खास समय के बाद टूट करके शरीर से यानी योनि मार्ग से बाहर निकलता है, ब्लीडिंग होती है और उसे ऋतुस्राव मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जाना जाता है। तो ये बड़ा ही अद्भुत दिन होगा जब किसी लड़की को पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, क्योंकि उसके योनि मार्ग से ब्लीडिंग होने लगती है और पहली बार जब उसे होता है तो उसे लगता है कि कहीं चोट ना लगा है, कहीं दर्द नहीं हुआ और ये मुझे क्या हो रहा है। तो ये जो उम्र है वो काफ़ी कहते हैं एक तरह से तूफानों से भरा है, जज्बातों से भरा है। तो यही हमें उन्हें संभालना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांचवा जो फैक्ट है, पांचवा लक्षण क्या दिखता है। तो मानसिक और संवेदनात्मक विकास, है ना। तो बच्चों के अंदर मानसिक यानी कि बच्चा तार्किक रूप से बुद्धि से बात करेगा, संवेदनशील हो जाएगा, बच्चा सेंसिटिव हो जाएगा। ज़्यादा डांट देंगे आप देखिए उसे दुख हो जाएगा। तो किशोर अवस्था में ये जो चीज़ें हैं, उसके सोचने के तरीके, मानसिक विकास, तार्किक क्षमता, ये सब बढ़ने लगती है, उसमें रुचि बढ़ जाती है। देखिएगा बालक सामाजिक कार्य में रुचि लेने लगेगा, गरीबों, मजदूरों, बुजुर्गों, असहायों के प्रति काफ़ी संवेदनशील हो जाएगा, उन्हें खाना खिलाने, उन्हें मदद करने के लिए आतुर रहेगा, सच्चाई और ईमानदारी पे चलने लगेगा। उस समय वो फिर धीरे धीरे वो और भी नई नई चीज़ों को खोज करने की चेष्टा उसके अंदर बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी जो उसे पता चलता है कि अब वो किशोरावस्था में। उसके बाद जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। देखिए पहला प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है, कोई लड़का पैदा होता है अस्पताल में तो दिख जाता है कि वो उसके अंदर एक लिंग है, तो वो लड़का है, यानी वो मेल कैटेगरी में आता है। और दूसरा, जब किसी बच्चे पैदा होने के बाद उसमें जनन मार्ग में वो योनि मार्ग पाया जाता है, योनि पाया जाता है, तो समझते हैं कि वो लड़कियां हैं। तो ये प्राइमरी लक्षण हुआ। अगर आप दोनों को कपड़ा पहना दे तो किसी को नहीं पता चलेगा, लेकिन सेकेंडरी लक्षण से पता चलता है कि ये लड़का है और ये लड़की है। और तब पता चलता है जब 10, 11, 12 साल के बाद दोनों लड़के लड़की आपस में सामने आते हैं। तो वृषण द्वारा शुक्राणु और अंडाशय द्वारा अंडाणु नर युग्मक उत्पन्न होते हैं। लड़कों में मूछ दाढ़ी, लड़कियों में स्तन दिखाई देने लगना, कांख, सीना तथा नाभि के नीचे एवं जांघों के ऊपर के क्षेत्र में बाल निकलना किशोरावस्था का विशेष लक्षण है और इसे ही द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर वो कैरेक्टर है जिसे ये पता चल जाता है आपको देख करके कि ये लड़का है और ये लड़की है। क्लियर। तो लड़का तथा लड़की को स्पष्ट अंतर देखा जाता है और वो अंतर हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के माध्यम से ही देखते हैं। ओके। अब ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है बच्चों में, ये क्यों हो रही है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो रासायनिक पदार्थ जिसे आप कहते हैं हार्मोन्स, तो हार्मोन्स का स्रावित करता है। तो ये हार्मोन जो है ब्लड में मिल करके पूरे बॉडी में इतनी तेजी से बहता है कि उसे हर जगह जहां जहां बॉडी को जरूरत है उस चीज़ों को यूज कर करके वह नए चीज़ों का उत्पादन करता है। जैसे इसी हार्मोन से कई तरह की चीज़ें होती है। तो अगर हम देखें तो किशोरावस्था में वृषण यानी टेस्टिस, जिसे आप ना गांव की भाषा में अंडकोश या हाइड्रोसिल कहते हैं, उसके अंदर से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है लड़कों में। तो पुरुषों में एक ही हार्मोन है ना। कहावत भी है अधजल गगरी छलकर जाए। अब लड़कों में एक ही हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जो उसके टेस्टिस से यानी अंडकोश से निकलता है, टेस्टिस से यानी वृषण से निकलता है और पूरे शरीर में फैलता है। और वही हार्मोन मूंछ दाढ़ी निकालता है, उसकी सीने को चौड़ा करता है, कमर की लंबाई को बढ़ाता है और उसकी आवाज़ कर्कश करता है। मतलब पूरी तरह से ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। ठीक उसी तरह अब देखिए इस लड़के में एक ही, किसी भी मेल कैंडिडेट में एक ही हार्मोन आता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एक ही हार्मोन इसके पास है, फिर भी ये इतना उछलता है, लड़का लोग गाँव में कहते हैं, स्कूल में कहते हैं। लेकिन ठीक उसी तरह जब आप लड़कियों की तरफ देखेंगे तो लड़कियों में एक हार्मोन निकलता है एस्ट्रोजन और एक निकलता है प्रोजेस्टेरोन। तब जब इसका उत्पादन होता है तो लड़कियों में स्तन का विकास होता है। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एस्ट्रोजन जो होता है उस स्तन का विकास करता है। ठीक है, अगर ये हार्मोन निकाल दें तो उसका स्तन का विकास नहीं होगा। उसी तरह अगर लड़कों का टेस्टोस्टेरोन निकाल दें तो उसके अंदर जो जनन क्षमता है वो प्रभावित हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, मानव में जनन अवधि क्या होती है। जनन का अवधि क्या होगा, कब से शुरू होता है, तो 10, 11 साल या 12 साल मोस्टली शुरू हो जाता है और ये लास्ट 45 से 50 साल तक होता है। लेकिन ये होता है स्त्रियों में। लड़कों में जो होता है, मेल कैंडिडेट में जो जनन क्षमता होता है उसके मृत्यु काल तक होता है।
यानी 10-12 साल से शुरू होकर मरने तक। लेकिन स्त्रियों में जो अंडा बनने का प्रोसेस है वो 45 से 50 साल के बाद रुक जाती है। सवाल भी पूछा जाता है, आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो पुरुषों में शुक्राणु उत्पादन की क्षमता स्त्रियों की अपेक्षा 5 से 7 वर्ष अधिक होता है, ठीक है। यानी कि 51 से 55 साल तक वो रह सकता है, वो बच्चे पैदा कर सकता है, ये उसमें क्षमता होती है। उसी तरह 28 से 30 दिनों के अंतराल में किसी एक अंडाशय से एक अंडाणु निकलता है और उस समय गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है ताकि निषेचित अंडों को ग्रहण कर सके। तो लड़कियों में क्या होता है कि अंडा बनता है, उसमें 2 अंडवाहिनी होते हैं और वहां से अंडा बनता है, और अंडा बनने के बाद अंडा अगर किसी शुक्राणु से नहीं मिलता है तो 28 से 30 दिनों के अंतराल में वो अंडा क्या होता है, टूट टूट कर करके गर्भाशय के दीवार के पास फैल करके टूट करके ब्लड के माध्यम से वो योनि मार्ग द्वारा बाहर निकल जाता है। ये जब पहली बार होता है तो इसे ही रजोधर्म या ऋतुस्राव कहते हैं, जिसे शॉर्ट आम भाषा में हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल या एमसी भी कहते हैं, ऋतुस्राव। और ये हर 28 से 30 दिन में लड़कियों में होता है। 3 से 4 दिन तक उन्हें थोड़ा पेन भी होता है, ये बहुत नॉर्मल बात है, और ब्लीडिंग होती है। अब हमें इस एज के बच्चे को, अगर लड़की है तो उसे समझाना चाहिए कि बाबू ऐसा होता है, ये हमारा बायोलॉजिकल कारण है, ताकि वो बच्ची डरे नहीं और इस चीज़ को आराम से फेस करे, क्योंकि उसे प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर जानकारी है। देखिए, ये जानकारी क्लास 8 में ही दी जानी चाहिए था, लेकिन हमारा सिस्टम, हमारी स्कूलिंग व्यवस्था थोड़ी ऐसी कमज़ोर है इस जगह कि हम बच्चे को इस तरह की शिक्षा नहीं दे पाते हैं, जिस वजह से हमारे बच्चे बड़े होकर के थोड़े और ज़्यादा इस क्षेत्र में पिछड़ जाते हैं। उसके बाद ये जो चक्र है 11 वर्ष से 12 वर्ष से शुरू होकर लड़कियों में 45 से 50 वर्ष तक चलते रहता है, ठीक है। इसे ऋतुस्राव चक्र किशोरावस्था में ही होता है, और इसे पहली बार अगर होता है तो रजोदर्शन भी कहते हैं कि पहली बार दर्शन हुई, और जब रुक जाती है तो उसे रजनोवृत्ति कहते हैं, यानी खत्म हो गया, अब होगा नहीं। उसके बाद अगर जनन है और जनन क्षमता है तो इसमें जनन प्रजनन में आपको काफ़ी ध्यान भी रखना चाहिए। तो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हर महीने ब्लीडिंग्स होती है उसे 3 से 4 दिन, तो उसे थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। योनि मार्ग में जहाँ ब्लीडिंग जहाँ से निकलती है वहाँ पर अच्छी गुणवत्ता वाले सूती कपड़े के बने हुए पैड्स लगाने चाहिए, जो आजकल स्टेफ्री सिक्योर के नाम से बाजार में प्रसिद्ध है। अक्षय कुमार का एक मूवी भी आया था पैडमैन। तो और बहुत सारे गांव में आज भी महिलाएं ऐसी है जो कपड़ों का यूज करती है या फिर कागज का यूज करती है, कुछ यूज ही नहीं करती, जिस वजह से वो गंदा ब्लड बॉडी के अन्य हिस्सों में लगता है और जैसे खुजली, दिनाय या अन्य कई तरह के रोग उनसे होते हैं। तो उन 3-4 दिनों में महिलाओं को काफ़ी सतर्क रहना चाहिए, लड़कियों को सतर्क रहना चाहिए। ये बात हम उसे सिखाएंगे तभी तो, वो तो बच्ची अभी नादान है, क्या पता उसे क्या होने वाला है। तो उसे सिखाया जाए कि पैड का यूज करिए, उसके बाद डिटोल से अपने बॉडी को धोएं, जब वो समाप्त हो जाता है तो और अच्छे से धोएं, नहाएं, इन सब चीज़ों पर काफ़ी ध्यान दें, नहीं तो कई सारे रोग हो सकते हैं। उसके बाद स्वस्थ रहने के लिए भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा और खनिज की पर्याप्त मात्रा हो, और गाय का दूध हो। उसी तरह हमें बच्चे को अभी ही सिखाना चाहिए कि शिशु के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम आहार होता है। जन्म से तुरंत बाद शिशु को माँ का दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि यह गाढ़ा पीला दूध रोग प्रतिरोधक क्षमता और रोग से लड़ने की क्षमता उस बच्चे में देता है। तो कुल मिलाकर के इस किताबी ज्ञान से हमने ये सीखने का प्रयास किया कि जो हमारे बच्चे भटक जाते हैं ज्ञान के अभाव में, जानकारी के अभाव में, उन्हें हम क्लास 8 से ही ट्रेन करते हैं। अगर क्लास 8 में ट्रेन करेंगे, 9 में करेंगे, 10th में करेंगे, 12th में करेंगे, तो यह बच्चा वो भटकेगा नहीं, ठीक है। तो मैंने एक छोटा सा प्रयास किया कि क्लास 8 से मैं इस चीज़ों को आपके सामने रखूं और आपको समझा पाऊँ। तो उम्मीद करते हैं कि मैं आपको समझा पाया होगा कि हमारे बच्चों में यौन एजुकेशन की जो स्टार्टिंग फेज है वो क्या है और कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें बदलाव होती है और क्या क्या चीज़ें उन्हें ध्यान देना चाहिए। तो हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि हमारा बच्चा जब 8वीं क्लास में जाए, जहाँ से किशोरावस्था स्टार्ट होता है, वहीं उसी टाइम हम उसे ठीक ठाक जानकारी दे दें, अच्छे से समझा दें कि बच्चे ये जो एज है इसमें ये सब चीज़ें होने वाली है और आगे ये सब चीज़ें होगी। देखिए, जब कोई चीज़ बनता है स्टार्टिंग फेज में तो हमारे अंदर क्रियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब बच्चों में जनन क्षमता बनेगी तो उसे जनन करने की मन भी बहुत ज़्यादा करेगा। लेकिन यदि हम उसे सही गाइडेंस करेंगे, सही जानकारी देंगे कि भाई अभी बन रहा है और जब पूरी तरह बन जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, जब तुम 20-21 साल के 18 साल प्लस हो जाओगे, तो तब तुम इस चीज़ को कर सकते हो। 20-21 साल जब तुम्हारी होती है तो जनन क्षमता तुम्हारी पूरी तरह तैयार हो जाती है। इसके बाद जब आप और थोड़ा रुक करके सामाजिक और व्यवस्था और पारिवारिक व्यवस्था के अनुकूल काम करते हो, अनुकूल होकर के आप फिजिकल या ऐसे सेक्सुअल अटैचमेंट बनाते हो, तो वो सही है।
अदरवाइज वो आपके लिए गलत डायरेक्शन पैदा करेगा और गलती से आपके जीवन पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, आपका करियर, आपका जीवन भी उसमें खराब हो सकता है। तो इन तमाम तरह की जानकारी उन्हें ज़रूर दिया जाए। क्लास 8 से शुरू होती है। धीरे धीरे मैं इस दुनियादारी के एपिसोड में और भी क्लास 10th में क्या बातें करी गई है, 12th में क्या करी गई है, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए आज 8 पे बात किया है, क्लास 8 पे। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त। मिलेंगे दुनियादारी के तीसरे एपिसोड में। यदि आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिला है, आप उसे ज़रूर देखिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों फैमिली के साथ। साथ ही उन सभी बच्चों को जो क्लास 8 में पढ़ रहे हो या ना पढ़ रहे हो, सभी गार्जियन को ये वीडियो देखना चाहिए कि हम बच्चे से कैसे एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन पे बात करें और उन्हें कैसे समझाएं कि आपकी बॉडीज़ में क्या क्या चेंजेज होती है और उसका कारण क्या है और इस समय आपको कैसे सतर्क रहना चाहिए। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।